सुमित, विनय, ईशान, योगेश, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। सेमी कंडक्टर के पीवाईक्यूज निपटा दिए, बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर है। चलिए, कल आपको कुछ होमवर्क दिया था, समय मिला होगा कि नहीं पता नहीं। कितने लोगों ने होमवर्क ट्राई किया था? होमवर्क ट्राई किया था क्या? ऐसे भी आप लोग के पास टाइम कम है, तो मैं सब कुछ क्लास में ही निपटा देना चाहता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन बच गए थे, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ बच गए थे, जैसे ये क्वेश्चन है। चलिए, तो ये क्या होगा, इसका आंसर एक बार ट्राई मारिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट, ये तो दिख ही रहा होगा बच्चों कि ये नैंड गेट का कॉम्बिनेशन है, एंड और नॉट। तो ये दो कॉम्बिनेशन है, तो ये पूरा सिस्टम किस गेट की तरह बिहेव करेगा, ये कैसा बिहेव करेगा, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, आज भी सेमी कंडक्टर होगा, ठीक है, कल से। मतलब मुझे मुझे आश्चर्य होता है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि मैं इसको आधे घंटे में ख़त्म कर दूं। बट अगर 2 दिन लिया जा रहा है तो कुछ सोच के लिया जा रहा है, आपको इस लिहाज से लिया जा रहा है कि आपको कभी घर में भी ना पढ़ना पड़े। यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर कंप्लीटेशन की बात होती है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई बच्चा अगर घर में भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, केवल क्लास क्लास में प्रैक्टिस कर ले रहा है, उससे भी उसका पर्पस सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इसमें जो इनपुट जाएगा यहां भी ए ही है, और ये एक साथ कनेक्टेड है, तो ये भी ए ही है। तो बी के जगह पे ए है ना, बी के जगह पर ए है। तो ए और बी ए और बी मतलब ए, और ये एंड से पास होगा, तो ए इंटू बी, और नॉट लगा हुआ है। तो ये शायद सबको समझ में आ गया कि मैं यहाँ ए इंटू बी बार लिख दूंगा, यहाँ का आउटपुट ये होगा। और यहाँ पे बी है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटू ए बार, और ए इंटू ए होता है, इसको हम ए बार लिख सकते हैं। ए इंटू ए जो है सबको पता है वो ए होता है, तो उसका जो बार है वो ए इंटू ए बार। सारे क्वेश्चंस हो गए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बी, यहां पे बी बार इसी तरह से बी है, और ये भी बी है, तो बी डॉट बी, ये एंड का आउटपुट है, फिर ये नॉट लगा है तो मतलब बार, मतलब यहां पे बी बार। अब ये ए बार बी बार फिर से यहां पे आएगा, तो एंड के लिए क्या लिखोगे, ये होगा ए बार डॉट बी बार, और फिर नॉट है, तो क्या लिखने वाले हो फाइनली यहां पे। अगर मैं इसको वाई बोलता हूं, तो वाई हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, वाई हो जाएगा ए बार बी बार, और एंड के लिए होगा ए बार डॉट बी बार। ये एंड का आउटपुट है, किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक है, ए बार डॉट बी बार। 11th का स्टार्टिंग रिवीजन मैंने बता दिया है भाई, कि 12th वाले बच्चे जो है, कुछ 11th के टॉपिक्स जो है ग्रेविटेशन से मैं शुरू करूंगा कल से, मतलब ग्रेविटेशन, फिर थर्मोडायनेमिक्स में पूरा हीट ट्रांसफर, फिर थर्मल कंडक्शन कन्वेक्शन, फिर थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री। तो ये 2 पार्ट हम लोग जो है निपटाएंगे, और टाइम मिलेगा तो फ्लूइड भी निपटाएंगे, नहीं तो फिर अलग से करेंगे। तो ए बार डॉट बी बार, इसका पूरे का फिर क्या हो जाएगा, नॉट लगा है तो बार, बोलो यही तो होगा, ए बार डॉट बी बार, और पूरे नॉट लगा है मतलब पूरे का बार। तो ये बच्चों यहां से डी मॉर्गन थ्योरम यूज कर सकते थे, और क्या यूज कर सकते थे, ए बार, इसको आप ए मान लीजिए, पूरे को ए मानिए, और इसको बी मानिए, और इसको बार, तो एक तरीके से ए डॉट बी बार क्या लिखते थे आप, ए बार प्लस बी बार। उसी तरीके से मैं कह रहा हूं, इसको पूरे को ए सोचिए और इसको बी सोचिए, तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी
ये मिलेगा, और ए बार ए का 2 तो ए ही आएगा प्लस बी। तो y इज इक्वल टू हमें मिलता है a प्लस बी। इसका मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, ये और गेट की तरह बिहेव करेगा, ये अपना और गेट की तरह बिहेव करेगा, ये और गेट का आउटपुट है। बहुत बढ़िया, और बनेगा। इसी तरीके से नीचे वाले के लिए देखिए ए और बी है, तो अब तो सबको समझ में आ गया कि यहां से ये आएगा ए प्लस, सॉरी नॉट, नैंड गेट है तो एंड का आउटपुट हुआ ए इंटू बी, और नॉट है तो बार, और फिर ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, और ये यहां पर अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी बार का बार है ना, यहां भी ए बी बार, यहां भी ए बी बार, बोलो। तो यही चीज ए बी बार डॉट ए बी बार, तो यहां पे और उस पूरे का बार, तो मैं फाइनली यहां पे ए बी आएगा आउटपुट, ये वाई डैश है, तो वाई डैश अपना जो होगा वो ए बी आएगा। इसमें किसी को दिक्कत, ये अपने पास होगा एंड गेट, तो ये एंड की तरह बिहेव करेगा, ये और की तरह बिहेव करेगा, तो और एंड गेट, ये ए आंसर हो जाएगा जिन्होंने ट्राई किया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने कर लिया ये, देख लीजिए। ये सबको क्लियर हुआ भाई? इसमें कर क्या रहे हैं, यहां पे भी ए बी बार है, यहां भी ए बी बार है, तो फिर जब ये यहां पे लेके आओगे तो ए बी बार डॉट ए बी बार का पूरे का बार होगा, तो ए बी बार ए बी होगा, ये पूरा आप क्या लिख सकते हो, ए बी बार का पूरा बार, ये चीज मैं यहां पे बताया, इससे ए बी आ जाएगा। क्लियर है? मोहन भाई चौड़े में आ गए, सर ये बच्चों वाले क्वेश्चन मत कराओ, कुछ और पढ़ा दो लोगों के। मतलब मोहन भाई कितने नंबर लाए हो, जेई मेंस के एग्जाम हुए हैं आज तक यहाँ पर, उसमें कितने नंबर लाए हो? कभी भी आपका नाम तो नहीं दिखा मुझे। 100 में 100 लाए हो क्या? 100 में 90 लाए हो कभी फिजिक्स में, जेई मेंस में? इतनी जल्दी चौड़िया जाते हो यार। The following truth table corresponds to the logic gate where A and B represent input. आप ये क्लास छोड़ सकते हो, है ना, आज आपके लिए आउटपुट नहीं लग रहा है तो आप छोड़ के कुछ अपनी पढ़ाई कर सकते हो, बाकी बच्चों को भी देखना है मुझे। आप बहुत टैलेंटेड हो, आप अभी स्किप कर जाओ आज की क्लास। द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल कॉरस्पॉन्ड टू द लॉजिक गेट वेयर ए एंड बी। ठीक है, लॉजिक गेट ए और बी का आपको बताना है कि ये किसका आउटपुट है, यही चीज आपके पास आएगा। और मोहन भाई से अब जनवरी में फिर मिलेंगे, उनसे स्कोर पूछेंगे जेई मेंस का। रिप्रेजेंट इनपुट एंड एक्स रिप्रेजेंट आउटपुट। तो देखो यहां पे क्या होगा, ए और बी है और ये अपने पास 0 है, तो यहीं से देख लो 0 प्लस 0 0 जा रहा है, 0 प्लस 1 1 जा रहा है, 1 प्लस 0 1 जा रहा है, 1 प्लस 1 1। तो ये तो समझ ही रहे हो कि ये क्या है, हमारा एक तरीके से और गेट का है, ये और गेट है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डी पार्ट होगा। बहुत बढ़िया। मतलब फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, इफ द लॉजिक स्टेट्स नहीं है, द लॉजिक गेट्स है। इफ द लॉजिक गेट्स ऑफ इनपुट ए बी सी, मतलब 2 इनपुट हैं, एक बार ए बी सी पूरा 0 हो और एक बार ए बी 1 हो और सी 0 हो, तो आपको बताना है कि आउटपुट क्या होगा। 2 आउटपुट मिलेंगे 2 इनपुट के लिए, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है ये और गेट है, तो ए बी हो जाएगा ए प्लस बी, और सी यहां पे आएगा। फिर ये नैंड गेट से पास होगा, तो पहले एंड से पास होगा, तो ये आएगा ए प्लस बी इंटू सी, और नॉट है तो मतलब बार। तो फाइनली आउटपुट जो आएगा हमारे पास, आउटपुट डी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बार डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी का बार। अब इसको आप डी मॉर्गन यूज कर सकते हो, है ना, इसको पूरे को कुछ एक्स मान लो, इसको कुछ एक्स मान लो, तो एक्स डॉट सी बार, इसको आप एक्स की तरह ट्रीट करो, तो क्या आ जाएगा एक्स बार प्लस सी बार।
एक्स बार प्लस सी बार। क्लियर है? तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार ए प्लस बी बार, है ना, प्लस सी बार। और इसको और लिख सकते हो, ए प्लस बी बार को, ए प्लस बी बार को आप लिख सकते हो ए बार डॉट बी बार। तो ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, ये आएगा भाई आउटपुट डी। तो अब देख लो, पहले में ए बी सी 0 0 है, तो पहले फर्स्ट आउटपुट के लिए अगर ए बी सी 0 है तो ये हो जाएगा फॉर फर्स्ट आउटपुट, फॉर फर्स्ट इनपुट, फॉर फर्स्ट इनपुट ए बार अपने पास क्या हो जाएगा 1, है ना, ए बार 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा, और सी भी अपने पास 1 है, तो 1 प्लस 1 ये 1 आएगा। और दूसरे वाले के लिए ये 1 और 1 है, तो मतलब ये 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, और ये 1, तो दूसरे वाले के लिए भी 1 ही आएगा। तो डी आंसर होगा इसका। इसका आंसर डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। टू गेट एन आउटपुट 1 फ्रॉम द सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट मस्ट बी, हमें आउटपुट जो y है ये पता है कितना है, 1 है। अब देखिए करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पे पुट करते हैं, पहले ये इनपुट डालेंगे और देखेंगे 1 आएगा कि नहीं, नहीं आ रहा है तो फिर b का इनपुट डालेंगे, फिर चेक करेंगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब यहां पे आप क्या करो, सीधे सीधे मैंने जो बताया है ए बी है, आप सीधे ए प्लस बी और गेट का आउटपुट लिखो, और ये सी इधर से आएगा। फिर ये एंड गेट है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो, ये एक सिंगल इनपुट है, ये सिंगल इनपुट है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा। तो y क्या लिखोगे, y होगा a प्लस बी डॉट सी। अब बच्चों यहां पे हमें पता है कि y को 1 होना है, y 1 होने के लिए c को तो 1 होना ही पड़ेगा ना, और इसको भी किसी भी तरीके से 1 होना पड़ेगा। मतलब ये 0 1 चलेगा या 1 0, बट c को 1 होना पड़ेगा। इस पूरे ऑप्शन में c जहां जहां 0 है वो तो हो ही नहीं सकता, यही बचेगा फिर, है ना, जहां जहां पे ये 0 0 है वो हो नहीं सकता, केवल यही बचेगा। बिल्कुल सही है, बच्चों ने इसको कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। खैर इसी तरीके से करते रहिए, मंजिल मिल जाएगी आप लोगों को। द फिगर बिलो गिव्स ए सिस्टम ऑफ लॉजिक गेट्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ ट्रूथ टेबल इट कैन बी फाउंड दैट टू प्रोड्यूस ए हाई आउटपुट 1, मतलब यहां पे R1 चाहिए, वी मस्ट हैव x और y क्या होना चाहिए। अब ऐसे आप देखो तो आप x को हर ऑप्शन चेकिंग शुरू करोगे, इसको पहले चेक किया और यहां लेके गए और यहां पे देखें 1 आया कि नहीं, फिर इसको लिया, है ना, तो ऑप्शन वाइज भी जा सकते हो, बट इट विल टेक्स टाइम, इट विल टेक टाइम। आप सीधे सीधे क्या करो, x है नॉट से पास करा रहे हो, यहां x बार हो जाएगा और ये y होगा, फिर ये और से पास होगा तो p क्या आ जाएगा, p हो जाएगा x बार प्लस y। उसी तरीके से q की बात करो, q में इनपुट क्या है, एक x आ रहा है और एक y का y बार आ रहा है, q इधर आ जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसके लिए एंड नैंड गेट है तो पहले एंड से पास कराओगे, तो x y बार ये प्रोडक्ट हो गया और ये नॉट है तो पूरे का बार, बोलो पूरे का बार, x डॉट y बार का पूरे का बार, क्योंकि ये नैंड गेट है। अब इसको लेके आ रहे हो p और q को और ये नॉर गेट से पास करा रहे हो, तो r क्या लिखोगे, r हो जाएगा, वो हो जाएगा p प्लस क्यू का बार, p प्लस क्यू का बार, बोलो भाई p प्लस क्यू का बार। तो r अपने पास आ जाएगा p कितना है देख लो, p प्लस क्यू बार, तो p कितना है x बार प्लस y, p को आप ऐसे इसको डिमॉर्गन यूज कर लो, p बार प्लस क्यू बार, और p बार, p कितना है x बार प्लस y का होल बार, प्लस q कितना है
Q है x इंटू वाई बार का होल बार। अब इसमें भी डी मॉर्गन यूज कर सकते हैं इसको कुछ सिंगल a प्लस बी वाले से। तो a प्लस बी वाले से करोगे तो a बार डॉट वाई बार प्लस ये क्या हो जाएगा x बार प्लस वाई बार का होल बार। तो यहां से अपने पास आएगा एक्स वाई बार प्लस वाई एक्स बार, एक्स वाई बार प्लस वाई एक्स बार। अब देख लो कि किसके लिए R1 मिलेगा, किसके लिए R1 मिलेगा, यहां से देख लो। R1 मिलने के लिए क्या होना चाहिए, R1 मिलने के लिए इधर ये 0 हो ये 1 हो, या ये 1 हो ये 0 हो। R जो होगा वो क्या होगा, P बार डॉट Q बार होगा। R जो होगा, नहीं भाई P बार डॉट क्यों होगा, ये आपका नॉर गेट है भाई, ये नॉर गेट है। नॉर गेट है बेसिकली और प्लस नॉट, तो प्लस होगा ना भाई, P प्लस Q बार। सही है, Q सही है। अच्छा Q में देख लीजिए X बार और ये Y है, तो ये नैंड गेट है, मतलब एंड प्लस नॉट। तो पहले प्रोडक्ट करोगे तो x डॉट वाई बार, और नॉट से पास कर रहे हो तो बार। सही तो है भाई, सब सही है। Q बार गलत लिखा है, आई थिंक सब सही है, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। अच्छा ये डॉट होगा, सॉरी, ये P प्लस क्यू बार A प्लस बी का होल बार, A बार इनटू होगा ना, ये इनटू में होगा, ठीक है, ये इनटू में होगा, यही कह रहे हैं ना, ये इनटू में होगा। तो ये आ रहा है x इंटू एक्स बार प्लस वाई बार एक्स बार प्लस वाई इंटू वाई बार। ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा एक्स वाई बार, एक्स वाई बार। ठीक है, तो एक्स वाई बार में देख लीजिए, अब R1 आना चाहिए, इसको 1 होने के लिए इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0। तो 0 का बार 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, दोनों 0 होने चाहिए, एक्स और वाई दोनों 0 होने चाहिए। बोलो भाई, आंसर डी है, डी आंसर है, सही है। अभी भी लोग ए बता रहे हैं, ए कैसे आएगा, ए नहीं आएगा। क्यू में पहले से भी बार है, अच्छा, क्यू में पहले से भी बार है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या बोल रहे हो यार। क्यू में पहले से क्या, अच्छा क्यू में पहले से भी बार है, ठीक है ठीक है, समझ गए आप लोग जो बोल रहे हो। तो लिया तो है, अच्छा एक बार और आ जाएगा ना, ये डबल हो जाएगा। ठीक है ठीक है, ये ऐसा होगा, क्यू पूरा है उसका बार। ठीक है समझ गया। तो यहां पे अगर आप करोगे इसको, तो इसको
एक्स बार का बार इंटू वाई बार, ये तो ऐसे हो जाएगा ए प्लस बी का होल बार, ए बार इंटू बी बार इंटू ये क्या होगा, ये तो एक्स वाई बार हो जाएगा, तो ये आएगा अपने पास एक्स वाई बार इंटू एक्स वाई बार, तो डॉट, तो ए इंटू ए जैसे है वैसे ही, तो ये एक्स वाई बार आएगा, एक्स वाई बार आएगा। ठीक है, तो एक अपना क्या होना चाहिए, आर को 1 होने के लिए एक्स को तो 1 होना पड़ेगा और वाई को 0 होना पड़ेगा, तो 1 इंटू 1 1, तो ये आंसर आएगा। सही कह रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये होगा, वो गलत हो गया था, बार मिस हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट था द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स ओन इन द बिलो प्रोड्यूसेस। अब देखो ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल क्या देगा, तो ये ए है, नॉट है, तो ए बार हो गया, इधर अपने पास बी बार हो गया, फिर ये नॉर गेट से पास होगा, मतलब ए प्लस ए बार प्लस बी बार का होल बार होगा, और फिर ये नॉट से पास होगा, तो वाई क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा ए बार प्लस बी बार, ठीक है, का होल बार का फिर से बार, क्योंकि ये नॉट से पास हो रहा है, तो फाइनली हमारे पास आएगा ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, और ए बार प्लस बी बार को हम लिख सकते हैं ए इंटू बी बार, ए इंटू बी बार। तो ये क्या कॉम्बिनेशन हो गया, ये अपना, ये हो गया अपना कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट हो गया ना, एंड प्लस नॉट, तो ये नैंड गेट हो गया। ठीक है, ये नैंड गेट हो गया। अब देखो इसमें भी अगर जिसको ये नहीं पता है, तो जो बच्चा ऑप्शन चेकिंग करता है 0101 लगा के, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनाओगे 0101 के लिए, वो एग्जैक्ट तरीका नहीं है। बहुत लोग जो ये ऑप्शन वाइज 01 इनपुट डालते हैं और आउटपुट चेक करते हैं, वो बहुत फालतू तरीका है, उससे आप कितने ऑप्शंस बनाओगे, एक बार को 4 ऑप्शन है तब तो हो जाएगा, मान लो यहां कैसे करोगे, यहां तो कई सारे ऑप्शन बनेंगे फिर। तो जनरल मेथड आपको बेटर है, आपको ये कर लेना है, इसमें कुछ टाइम नहीं लग रहा है। क्लियर है सभी को? सी कहां लिख रहे हो यार, अभी भी डाउट है क्या? सी लिख रहे हो तुम लोग, नॉर गेट लिख रहे हो, नॉर गेट कहां होगा, ए डॉट बी हो ना भाई, तो नैंड गेट है ना, नैंड, एंड प्लस नॉट है ये एंड प्लस नॉट है ना, सी कहां लिख रहे हो यार, इसमें भी दिक्कत कैसे हो रही है, डी होगा ना ऑप्शन, सी लिख रहे हो, ये नीरज भाई सी लिखे पड़े, कंफर्म करो भाई, सबका डी आ रहा है ना? चलिए, द फिगर शो 2 नैंड गेट फॉलोड बाय नॉर गेट, द सिस्टम इक्विवेलेंट टू, तो ये अपने पास हो जाएगा ए, ध्यान दीजिएगा ये कॉमन है इनपुट, ये कॉमन इनपुट है, तो ए और बी, तो यहां पे ये पहले एंड से पास होगा फिर नॉट से, तो एक्स हो जाएगा ए डॉट बी बार, और यहां से फिर बी आ रहा है और यहां सी आ रहा है, और ये फिर यहां से पास होगा तो वाई हो जाएगा बी डॉट सी बार, अब फिर ये और से पास होगा फिर नॉट से, तो और से होगा तो क्या हो जाएगा, जेड मैं लिख रहा हूं, पहले और से पास कराइए इन दोनों को, एक्स वाई को, तो क्या होगा एक्स प्लस वाई होगा, और फिर वो बार हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स बार इंटू वाई बार, ऐसे लिख सकते हो, और एक्स है क्या तुम्हारा, एक्स है ए डॉट बी बार का होल बार, और वाई है बी बार डॉट सी का होल बार, तो z आ रहा है, ये तो ए बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसको हम डी मॉर्गन लगा दें, तो बी डॉट सी बार, तो बी के जगह बी बार है, तो क्या लिखोगे, ए बार मतलब बी बार प्लस सी बार, तो z आ जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा बी प्लस सी बार,
बार पूरे पे होगा ना, अच्छा हाँ, इसीलिए एक साथ ही कर देना चाहिए। बार पूरे पे है तो एक काम करो, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ये ए बी से, ए डॉट बी बार, ठीक है, प्लस बी बार सी का होल बार, ऐसे कर लो, डायरेक्ट लिखो। पहले ये और हो गया, और का फिर नॉट हो गया, ये और है उसके बाद फिर उसका नॉट होगा। अब इसको आप कुछ ए मान लो, इसको बी मान लो, डी मॉर्गन लगा दो, तो ए बार, ए पूरे का ऐसा बार होगा, डॉट बी सी का होल बार होगा। बोलो, है ना, इसको आपने कुछ x मान लिया, इसको y मान लिया, तो x इंटू वाई, एक्स बार इंटू वाई बार, a प्लस बी का होल बार, a बार डॉट b बार। अच्छा ये पूरे का होगा, सॉरी सॉरी, ये पूरे का होगा ना, बीसी हुआ, बीसी का पूरे का होगा ये पूरे का है भाई, बीसी बार है, ये बीसी बार है, ये पूरा होगा और ये पूरा होगा। तब तो ये आसान हो गया, ए बी बी सी, है ना, और बी डॉट बी को बी लिख सकते हो, तो ए बी सी आएगा। ए बी एक आउटपुट है, इनपुट है, और सी एक इनपुट है, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म है मतलब एंड गेट है, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म है मतलब एंड गेट है। क्लियर है? चलिए, तो ये गेट की कहानी है लगभग, इससे अब आपको कहानी आप नहीं फंसेंगे, काफी करा दिया। कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं जो जीनर डायोड पे और गेट पे, तो वो आपने किए होंगे। जीनर डायोड पे जैसे पीएन जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस हैज ए ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट, ड्रॉप है 0.5 वोल्ट, देखिएगा एक पीएन जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में जनरली वो जीरो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन कराने का ये मतलब है कि जब भी आपको दिया ना जाए तो आप जीरो लेंगे, डायोड के क्रॉस जो है ड्रॉप अपना जीरो लेंगे। लेकिन यहां दे रखा है, मतलब कुछ जो भी ड्रॉप होगा ये यहां लिख दिया है इसने, यहां लिख दिया है, ये यहां पर है, ठीक है। तो ए पीएन जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस हैज ए ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट, जनरली आप सभी को पता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक, कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक में यहां पे आप ये होता है, तो यहां पे हम इसको जीरो रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायसिंग में कोई ऑपोजिशन फेस नहीं करता, वो एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से बिहेव होता है डायोड। लेकिन अब यहां दे रखा है तो हम इसको लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी ड्रॉप है वो हमारा जो है दे रखा है तो हम इसको लेके चलेंगे। इसी तरीके से जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए भी ध्यान रखिएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के लिए अगर दिया होगा तो 0.7 वोल्ट लेंगे, और फिर जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट ले लेंगे, अगर दिया है, मेंशन है कि अगर आपको लेना है ड्रॉप तो विच इज assumed to be independent of current. The current in excess of 10 milliampere through the diode produces a large joule heating which damages the diode. अगर 10 मिली एम्पियर आप पास करा दोगे तो ये बर्न हो जाएगा, ठीक है, अगर 10 मिली एम्पियर अगर पास करा दोगे तो ये डायोड बर्न हो जाएगा। मतलब ये इसकी बियरेबल लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतलब 10 से नीचे रख सकते हैं, 10 तक नहीं रख सकते, 10 तक ये बर्न हो जाएगा। अब ये क्या बोलते हैं, इफ वी वांट टू यूज ए 1.5 वोल्ट बैटरी, 1.5 वोल्ट बैटरी को डायोड के साथ फॉरवर्ड बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग में लगा रहे हो, मतलब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में लगा रहे हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रजिस्टर यूज्ड इन सीरीज, तो यहां पे आर की वैल्यू बतानी है, आप सीरीज में आर कितना लगाओगे जिससे कि सक्सेसफुली ये रन हो जाए, कितने करंट से, जिससे कि सर्किट में जो करंट हो वो 5 मिली एम्पेयर हो, इससे 10 से तो ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये बता रहे हैं 5 से, ठीक है। तो अब
इसमें क्या करने वाले हो, आपको जो है आर चाहिए, बहुत सिंपल है, आप केवीएल लगा दो ना भाई, आप केवीएल लगाओ आर पाओ, कुछ दिक्कत ही नहीं है। इन सब क्वेश्चन में दम नहीं होता, बस आपको एक बार करा होना चाहिए। यहां से होगा माइनस से प्लस, तो क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि फॉरवर्ड बायसिंग में ड्रॉप लो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो ड्रॉप ही मिलेगा -0.5, और फिर माइनस आई आर इक्वल टू 0, बस केवीएल लगाना था। तो यहां से अपने पास अब क्या आ जाएगा, डज नॉट एक्सीड 5। अब बात यही है ना, टीचर के साथ बहुत बड़ी दुविधा है। एक भाई जो है अभी चौड़ में बता रहे हैं कि सर ये बच्चों वाले क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, ना कराओ तो लोग गाली देंगे कि जेईई मेंस के टॉपिक तो छोड़ दिया, कराया ही नहीं, इससे हमारा नुकसान हो गया, नहीं तो हम सेलेक्ट हो जाते, नहीं तो 99 परसेंटाइल आ जाता। तो टीचर के साथ बहुत दुविधा है। तो यहां पे अपने पास आई आर ये हो जाएगा 1 इक्वल टू आई आर। तो यहां पे अपने पास आई क्या आ जाएगा, आर क्या आ जाएगा, आई दिया हुआ है, तो आर हो जाएगा 1/i। आई अपने पास है कितना, 5 इंटू 10 की पावर -3, तो ये 1000/5, तो 200 एम्पेयर, 200 एम्पेयर। तो इसका आंसर आ जाएगा 200 एम्पेयर, अच्छा सॉरी 200 ओम, 200 ओम। क्लियर है। तो अगर आप ये सब मेरे साथ कर लेंगे, ये सब आपको कुछ दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर ले जाएंगे, इन सब से क्वेश्चन आने ही आने हैं भाई। ए बैटरी ऑफ 2 वोल्ट मे बी कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इफ द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए। 2 वोल्ट की बैटरी लगानी है, दो कंडीशन में लगानी है, एक बार जब पॉजिटिव ए पे हो और एक बार बी पे। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख रहे हो कि इस केस में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये जो है फॉरवर्ड बायसिंग है, और ये फिर हो जाएगा रिवर्स, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये रिवर्स होगा, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग में सभी को पता है ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, कंडक्ट नहीं होने देगा, तो ये ओपन हो जाएगा, करंट केवल यहीं से पास होगा। तो जो टोटल करंट होगा पहले केस में, फर्स्ट पार्ट में, वो अपने पास आ जाएगा 2/10, तो 1/5, दैट इज 0.2 एम्पेयर। ठीक है, दूसरे केस में आप समझ रहे हो, कर लोगे। दूसरे केस में पोलैरिटी चेंज करोगे तो ये कंडक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। तो सेकेंड केस में जो होगा उसमें जो आई होगा वो हो जाएगा अपने पास 2/20, दैट इज 1/10, दैट इज 0.1 एम्पेयर। ठीक है, अब यहां पे देखो आपको रेजिस्टेंस नहीं लेना है, इनका अपना रेजिस्टेंस नहीं लिखा है, लिखा है ना, देखो, एज्यूमिंग दैट रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड इज 0 इन फॉरवर्ड बायस, आपको नहीं लेना है। अगर दिया होता तो लेके चलते। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे देगा भाई, जब रेजिस्टेंस 0 लेके चलना है तो ड्रॉप कहां से आएगा, डायोड के क्रॉस ड्रॉप कहां से आएगा, कैसी बातें कर रहे हो भाई सोनू, हाँ बैकी। अरे भाई जब यहां डायोड में जब बोल दिया कि रेजिस्टेंस ही नहीं है तो यहां ड्रॉप कहां से होगा। ठीक है, बाकी ये आप कर लेना यार, ठीक है, ये कर लोगे। डिटरमाइन द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इन द फिगर, तो ये तो कर लोगे। इसमें आपको दिख रहा होगा कि फॉरवर्ड बायसिंग, ये अपने पास फॉरवर्ड बायस में, ये भी फॉरवर्ड बायस में, दोनों कंडक्ट करेंगे, ये दोनों जो है फॉरवर्ड बायस में है। तो ये कंडक्ट करेंगे और कोई भी ड्रॉप नहीं है, तो आप सीधे सीधे 2 आई जो होगा, इस केस में आई जो होगा वो 2/20 हो जाएगा। इस केस में एक अपना कंडक्ट करेगा और एक नहीं करेगा, ये रिवर्स है और ये फॉरवर्ड है, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो करंट यहां पे 0 हो जाएगा। ये ओपन सर्किट हो जाएगा ना भाई, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये करंट अपना 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पे बात करो तो इसमें ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, तो टोटल करंट आप निकाल सकते हो। दोनों कंडक्ट करेंगे तो वही टोटल करंट अपने पास वही आ जाएगा। टोटल करंट पूछा है तो टोटल, यहां तो कोई ड्रॉप नहीं लेना है आपको, तो आई यहां पर भी वही हो जाएगा 2/20। इस केस में ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन सर्किट होगा। पैरेलल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट जो भी पास होगा अभी भी वही होगा, यहां से करंट पास होगा, ये ओपन सर्किट होगा, वैल्यू वही रहेगी। समझ गए भाई? ठीक है। A 10 volt Zener diode along with a resistance, series resistance is connected across a 40 volt supply। तो एक Zener diode का क्वेश्चन लेते हैं, क्या बोल रहे हैं ध्यान से पढ़िए। ए 10 वोल्ट Zener diode, ये जो डायोड है Zener diode, उसके क्रॉस का दोनों तरफ नेगेटिव है। कहां पे दोनों तरफ नेगेटिव है? ये ठीक तो है, दोनों तरफ नेगेटिव कहां है भाई? सब तो ठीक ही है सब। अरे बैटरी से देखते हैं मेरे भाई, आप इसमें परेशान हो रहे हो क्या? ये बैटरी, ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है, जबकि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है। D2 में देख लीजिए, D2 में भी ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये रिवर्स बायस हुआ ना, रिवर्स बायस हुआ भाई। ये जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव से जुड़ा है, या इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है। बैटरी से देखते हैं डी पार्ट में। अच्छा, डी पार्ट में भी देख लीजिए, ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है, जबकि ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है। तो ये तो दिख ही रहा है यार, ये रिवर्स बायस्ड है, इसमें क्या दिक्कत है? ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है ना, ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसमें क्या दिक्कत है? कहां बोल रहे हैं? VOD में बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। चलिए, तो 10 वोल्ट जीनर डायोड, तो जीनर डायोड के अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप है VZ आपको दिया हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जीनर डायोड, ये है तुम्हारा जीनर डायोड, यही सिंबल होता है। तो VZ ये ड्रॉप आपको दिया हुआ है, VZ कितना है? ये VZ आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट। ठीक है, अब VZ अपने पास 0 दिया हुआ है, सॉरी 10 वोल्ट दिया है। अब ये क्या कहते हैं कि आपको कनेक्ट करना है यहां पे 40 वोल्ट की सप्लाई। कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, इस R की मिनिमम वैल्यू बतानी है, R की मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, इफ द मैक्सिमम जीनर करंट इज 50 मिली एम्पेयर, I1 अपना मैक्सिमम है। थोड़ा यहां समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में लोग गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं ध्यान से देख लीजिए। अगर I1 मैक्सिमम चाहिए तो जनरली I क्या है अपना, वो है I1 प्लस I2, लोड पे जाएगा, एक जीनर में करंट जाएगा, एक लोड रेजिस्टेंस में जाएगा, जहां से आप आउटपुट लेते हैं। जीनर याद है कि भूल गए? जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, और किस में ऑपरेट करता है? रिवर्स बायसिंग में, क्योंकि रिवर्स बायसिंग का VI कैरेक्टरिस्टिक्स याद होगा सबको कि यहां पे ये कांस्टेंट हो जाता है और फिर करंट सडनली बढ़ता जाता है। करंट तो खूब बढ़ता जाता है बट V0 नहीं चेंज होता, तो हमें कांस्टेंट वोल्टेज का आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो वही चीज हम यहां पे भी कर रहे हैं। तो लेकिन आपको एक बात को ध्यान रखना है कि I1 को मैक्सिमाइज करना है। I1 जब भी ऐसा बोले कि I1 मैक्सिमाइज होगा, तभी जाके R जो है मिनिमम होगा। उसके लिए I2 को आप 0 मानेंगे, I2 टेंडिंग टू 0 होगा फॉर I1 मैक्सिमम, ये चीज का ध्यान रहे। तो एक तरीके से I जो है I1 है, और I की वैल्यू हमें मिल गई, वो है 50 मिली एम्पेयर। अब आपको कुछ करना नहीं है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हमें पता है, ये कितना दिया हुआ था? 10 वोल्ट।
10 मिली वोल्ट है, नहीं 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट और ये 40 और ये आर, तो अब आप यहां से आर निकाल सकते हो। 40 माइनस 10 इज इक्वल टू आई आर। तो आर जो आएगा वो आएगा 40 माइनस 10 अपॉन में आई। आप देखो आर को मिनिमाइज करना है, तो ये आई जो है मैक्सिमम होना चाहिए, और आई मैक्सिमम, एक मिनट, कैलकुलेट द आई मैक्सिमम होना चाहिए, और साथ में ये दिया हुआ है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, आर मिनिमम होने के लिए आप ये पुट करोगे। और इन्होंने एक बात दे रखी है, आपने क्यों इसको जीरो किया है, क्योंकि ये लिखा हुआ है मैक्सिमम जीनर करंट इज 50 मिली एम्पेयर, तो 50 मिली एम्पेयर का करंट जीनर से पास हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट जब भी ऐसा लिखा हो जीनर से पास हो रहा है, तो I2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में, ये चीज हुआ है, I2 को आप नेग्लेक्ट किए हैं। तो यहां से आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 30 अपॉन में 50, और ये मिली एम्पेयर है, ध्यान रखिएगा ये सब यूनिट्स छूट जाता है। तो ये अपने पास कितना आएगा, 3/5 इंटू तो 600 ओम, 600 ओम आ जाएगा। क्लियर है? कहां पे माइनस होगा, क्या बोल रहे हैं माइनस? अरे भाई ये अब 10 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, तो इनका ड्रॉप जो लिखेंगे 40 इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई आर प्लस 10, यही होगा ना, आई आर प्लस 10, तो यहां से आपको यही मिलेगा। क्लियर है? तो इसमें तुम्हें यही चीज ध्यान रखना था कि I2 को I1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि I1 लिखा हुआ है मैक्सिमम। इन फिगर तो बना ही नहीं है इसका, पढ़ के फिगर बना लेते हैं। ये है 15 वोल्ट, ये 2 किलो ओम है, ये 2 किलो ओम है, RL दिया हुआ है 2 किलो ओम, सीरीज रेजिस्टेंस R भी दिया हुआ है 200 ओम, एंड द जीनर रिक्वायर्ड ए मिनिमम करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर। आई जीनर हमें दिया हुआ है 10 मिली एम्पेयर, IZ दिया है एक तरीके से। तो जीनर की रेटिंग पूछी है, व्हाट इज द जीनर रेटिंग रिक्वायर्ड, और क्या पूछा है, वोल्टेज नीडेड टू मेंटेन 15 वोल्ट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। अच्छा, मतलब ये VRL भी दिया हुआ है, ये 15 वोल्ट है ना, इसके क्रॉस का ड्रॉप आपको दिया है। तो यहां पे आप क्या वोल्टेज लेके आओगे, इनपुट VI कितना होगा, जिससे कि आप यहां 15 वोल्ट मेंटेन कर पाओ। आई थिंक ऐसा ही होगा, देख लो एक बार पढ़ के। रेटिंग मतलब इफिशियंसी नहीं होती है भाई, रेटिंग का मतलब वो सक्सेसफुली वर्क करे उस पे। समझ गए भाई? तो अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे आप कितना इनपुट वोल्टेज देंगे जिससे कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें 15 वोल्ट का एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलता रहे। ये IZ आपको दे रखा हुआ है 10 मिली एम्पेयर। तो एक काम करते हैं, यहां से हम IL निकाल लेते हैं। ये IL तो निकल जाएगा भाई, कैसे, ये 15 वोल्ट है
और RL हमें पता है, तो IL क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा 15 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 7.5 मिली एम्पेयर। ये लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस का IL होगा और ये IZ होगा, तो टोटल I भी निकल जाएगा। टोटल I जो होगा वो हो जाएगा IL प्लस IZ। जीनर का हमें दे ही रखा था, तो 7.5 प्लस कितना दिया हुआ था, ये 10, तो ये हो जाएगा 17.5 मिली एम्पेयर। तो हमें टोटल करंट मिल गया, और ये टोटल करंट कहां से आ रहा होगा, जो आप यहां पे सप्लाई दे रहे होगे VI, ये जो VI दे रहे होगे यहीं से टोटल करंट आ रहा होगा। ये निकालने के लिए अगर हम यहां का ड्रॉप ले लें, यहां का ड्रॉप हमें पता है ये 15 वोल्ट है, ये 15 है, तो जीनर के क्रॉस भी 15 होगा जो लोड के क्रॉस होगा, तो ये 15 पता है, ये ड्रॉप निकाल लें, दोनों को जोड़ दें तो टोटल इनपुट वोल्टेज हमें मिल जाएगा। तो ये I हमने निकाल दिया, R दिया हुआ है, तो VR निकाल लें, वो होगा I इंटू R। तो 17.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू R वो है 200, तो ये कितना आ रहा है 35 इंटू 10 की पावर -1, दैट इज 3.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट। तो ये अपने पास आ जाएगा 3.5 वोल्ट, और ये 15 है, तो VI कितना हो जाएगा, VI हो जाएगा 3.5 प्लस 15 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 18.5 वोल्ट, 18.5 वोल्ट ये आपका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, 18.5 वोल्ट ये आपका आंसर होगा। तो जीनर के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसे भी जब जंक्शन ट्रांजिस्टर हट चुका है, जिससे कि वो न्यूमेरिकल एक ना एक पूछते ही थे, तो न्यूमेरिकल पार्ट में डायोड और आपका लॉजिक गेट, न्यूमेरिकल के लिए डायोड या फिर जीनर, यही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर पे भी एक एक क्वेश्चन कर लें, इतना किया है तो। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ DC वोल्टेज दैट कैन बी, याद है आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बताया था, V फॉर हाफ वेव, या भूल गए, VDC वो क्या होता था, V0 अपॉन पाई, और IDC I0 अपॉन पाई, ये याद होगा सभी को। और फुल के लिए यहां 2 हो जाता था, फुल के लिए 2 हो जाता था। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ DC वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इन द फिगर एज्यूमिंग द डायोड टू बी आइडियल वन, तो डायोड अपना आइडियल है, आइडियल का मतलब नो ड्रॉप, यहां कोई ड्रॉप नहीं है, आइडियल का मतलब, आइडियल का मतलब कोई ड्रॉप नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भाई मैंने जो आपको नोट्स भेजे हैं, है ना, उसको पढ़ लीजिएगा, उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, और वो बहुत मिस करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन का इतना एग्जॉस्टिव नोट्स भेजा है, प्लस मैंने लेक्चर में आपको समझाया है, बहुत शॉर्ट में मैंने सारी बातें समझा दी हैं, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने 2 लेक्चर थ्योरी के लिए हैं, और आपको एक बहुत बड़ा जो है नोट्स भेजा है, उसको 1 घंटे लगेंगे, एक बार पढ़ के अंडरलाइन कर लीजिएगा, थ्योरी के क्वेश्चन वहीं से हो जाएंगे। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ DC वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अब यहां पे देखो, आपको बताया है कि ये ट्रांसफॉर्मर है, और ये सबको पता है ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। भाई जो बच्चे ड्रॉपर में हैं उनको मैंने ट्रांसफॉर्मर अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन वो उसमें कुछ पढ़ाना नहीं है भाई, वो कर लीजिएगा ट्रांसफॉर्मर, बस एक ये लिखना है E1 अपॉन E2 N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। 2 है फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग, और 1 है फॉर प्राइमरी वाइंडिंग। और ये सब पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है।
क्लियर है? अब यहां पे एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज, average value of DC voltage that can be obtained from the half wave rectifier in the figure assuming the diode to be ideal one. तो अब देखो यहां पे आपको पहले क्या करना होगा, यहां का ड्रॉप निकालना होगा. ये 220 वोल्ट जो दिया है ये आरएमएस वैल्यू दिया है. कभी भी जो रेटिंग दी होती है वो आरएमएस दी होती है. ठीक है, तो वो अपनी रेटिंग वैल्यू दी होती है, रेटिंग वैल्यू दी होती है. तो ये रेटिंग वैल्यू जो है आपको जब दी हुई है मतलब आरएमएस दिया है, तो आप यहां पर क्या करोगे, यहां का E2 निकालोगे. ये आपको वाइंडिंग का रेशियो दिया हुआ है, मतलब ये आपको N1/N2 दिया हुआ है 12/1. ठीक है, तो अब यहां से क्या कर सकते हो कि इसकी जरूरत तो है नहीं हमें, इन दोनों से आप E2 निकाल लो. E2 हो जाएगा N2/N1. N2 अगर इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस अब बढ़ गए क्योंकि पार्ट्स जो डिलीटेड हो चुके हैं. तो N2/N1, यहां पे N2 कितना है देखो 12/1. E1 में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये E1 अपनी पीक वैल्यू है. ये पीक वैल्यू होता है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू हमें पता है 220, तो उसको √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. 220 इंटू √2 ये आएगा भाई. सॉल्विंग आपका काम है. ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से E2 मिल जाएगा. ठीक है, और जब आपके पास E2 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से ये E2 अगर आपके पास मिल चुका है. ठीक है, अब देखो यहां पे ये RL है, तो इसमें कोई भी ड्रॉप नहीं है, तो जो E2 होगा वही RL होगा. तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि लेकिन ये AC इक्विवेलेंट है, DC पूछा है. 1/12 है. अच्छा N2/N1 है ना, हाँ ठीक है ठीक है, 1/12 होगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, बता दीजिए क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके बता दीजिए. उसके बाद क्या हो जाएगा, ये E2 है. अब E2 जो होगा वही VRL होगा, जो E2 होगा वही VRL होगा, मतलब आपको V0 पता चल चुका है. तो V0 सेकेंडरी वो क्या हो जाएगा, वो अपने पास E2 है, और V0 सेकेंडरी का जो DC है वो क्या होगा, V0 सेकेंडरी अपॉन में पाई, V0/पाई मतलब E2/पाई. तो ये DC वाला आ जाएगा. तो यहां से सॉल्व कर लीजिएगा. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं रेक्टिफायर में. आपके रेक्टिफायर में ऐसे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, क्लियर है भाई? आंसर सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता क्या है. 25.9 बता रहे हैं कुछ लोग. नेक्स्ट है, इन्हें सेंटर ट्रेप नहीं है, टेप है ये. तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, आपको बताया कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज होता है फुल वेव में, बताया था. ठीक है, तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, द लोड रेजिस्टेंस RL 1 किलो ओम, ईच डायोड हैज फॉरवर्ड बायस डायनेमिक रेजिस्टेंस दिया है. अब देखिए यहां पे दे रखा है, फॉरवर्ड बायसिंग में इनका डायनेमिक रेजिस्टेंस दे रखा हुआ है. द वोल्टेज अक्रॉस हाफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज दिस वन. तो फाइंड द पीक वैल्यू, DC वैल्यू और RMS वैल्यू. तो सबको याद होगा कि अपना फुल वेव जो रेक्टिफायर है वो कुछ ऐसा होता है. यहां पे एक डायोड है और ये सेंटर टेप, यहां पे लोड रेजिस्टेंस होता है RL, और इधर फिर एक डायोड होता है. ठीक है, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि इन्होंने मतलब अगर हटाया भी, क्या लोग बैठे हुए हैं, मतलब मुझे बहुत ही मतलब कभी कभी बहुत दुख होता है इस देश की मतलब स्थिति को देखकर. NTA जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक
जिसपे लाखों लाखों बच्चे अपना परेशान होते हैं, आप अगर ध्यान से देखो तो जो सिलेबस रिडक्शन है उसका कोई मतलब लॉजिक नहीं है, फिजिक्स में भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको हटाना है तो आप वो पूरा चैप्टर हटा दो जो बच्चा आगे पढ़ेगा। जैसे कि आप ये सब बीटेक फर्स्ट सेम में किसी इंजीनियरिंग करने जाओगे, आप किसी भी ब्रांच से हो, आपको फंडामेंटल्स आपको फर्स्ट सेम में 2 सेम पढ़ाए जाते हैं, सबको सब कुछ पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, सीएस वाले को भी पढ़ना है, और इलेक्ट्रिकल वाले को भी, मैकेनिकल वाले को, कॉमन होता है। फर्स्ट ईयर जो है कॉमन सिलेबस होता है, उसमें सब आप पढ़ा दो ये सब, और इसका अच्छा यूज आपको उस समय मिलेगा, तो आपको और कनेक्ट हो जाएंगे आप। इसको यहाँ पे कराने का क्या ही मतलब है? पूरा सेमीकंडक्टर उड़ाना था, अगर उड़ाना ही है तो पूरा सेमीकंडक्टर उड़ाओ, और एक जेन्युइन चीजें जो है सब टॉपिक, जैसे डॉपलर हटा दिया, अब आप साउंड पढ़ रहे हो, आप सोच लो साउंड पढ़ रहे हो, और साउंड में आप डॉपलर इफेक्ट, चलो डॉपलर लाइट में भी होता है, तो आप लाइट का तो नहीं है, चलो तो आप साउंड में, तो डॉपलर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, उसको आपने उड़ा दिया, ठीक। और यहां पर जो है आपने ये सेमीकंडक्टर चीज जो कि बीटेक में बच्चा पढ़ता है पूरा, उसको तुमने यहां छोड़ दिया, तो कोई लॉजिक नहीं है इन लोगों का। मतलब मुझे बहुत अजीब लगता है, इतनी भारी भारी तनख्वाह लेते हैं, सरकारी अधिकारी बन के बैठे हैं, और वो चीजें चल रही हैं ऐसे ही। उसका रीजन ये है कि जो लोग लीड कर रहे हैं उसमें पता नहीं क्या है, किस तरीके से सोचते हैं तो पैनल में अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी के भी बहुत सारे लोग हैं, डायरेक्टर हैं, ये हैं पैनल में, लेकिन वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते होंगे, वो थोड़े ध्यान देते होंगे, वो कर दो भाई, ठेके का काम है, कर दो, वो वाली बात है। अगर उन्होंने, आपने देखा होगा कि आपने सिलेबस में देखा होगा कि सिलेबस में उन्होंने चीजों को क्लियर कट कुछ नहीं किया है, बस एक एक लाइन लिख दिया। अब ये बताओ कि थर्मोडायनेमिक्स में, मतलब कितना आश्चर्य है, थर्मोडायनेमिक्स में केवल लिखा हुआ है एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक, और आपके पास आइसोथर्मल, तो क्या हम आइसोबैरिक नहीं पढ़ेंगे, आइसोकोरिक नहीं पढ़ेंगे? मतलब कितना आश्चर्य है, बताओ। हम 2 प्रोसेस आइसोबैरिक और बिना आइसोकोरिक पढ़े हम एडियाबैटिक और इसकी बात कैसे कर सकते हैं भाई, हैं? ऊपर से तुमने लोड कम कहां किया, जेई एडवांस का अभी सिलेबस अलग हो गया और डिस्क्रिपेंसी आ गई। सबसे पहले तो तुम्हें जेई मेंस और जेई एडवांस को एकदम हूबहू एक कर देना चाहिए था, वो भी आपने अभी तक नहीं किया। और दूसरा जो है, ये जो 2 टर्म है, 12th वाले बच्चे अभी कितने प्रेशर में रहते हैं, आपको ये 2 मौका देने के बजाय केवल 1 मौका देना चाहिए, या 2 मौका आप देने चाह रहे हैं तो आप जो है बोर्ड के बाद देना चाहिए, फरवरी के बाद देना चाहिए। एक टर्म मार्च में होना चाहिए और एक मई में होना चाहिए। एक जो है जेई मेंस मार्च में हो जाए जब बच्चों का बोर्ड खत्म हो जाए, और दूसरा जो है मई में हो जाए, शॉर्ट ड्यूरेशन में, अगर 2 ही टर्न आप देना ही चाहते हो। अभी इस टर्न का फायदा किसको मिलता है? केवल ड्रॉपर बच्चों को मिलता है, वो भी उनको जो लकली ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहां पे सब सिलेबस हो रहा है ना, वो उन्हीं बच्चों को मिलता है। ड्रॉपर में भी उन्हीं बच्चों को फायदा मिलता है जहां पे सिलेबस हो जा रहा है, जो कि बहुत चैलेंजिंग है। आप खुद सोच के देखो, आप लोग स्टूडेंट हो, अपना आईक्यू बढ़ा सकते हो कि 2 साल का कोर्स और अप्रैल में मई में बैच शुरू होता है, और प्रॉपर वे से एडवांस लेवल तक पढ़ाते हुए उसको वाइंड अप करना, इट इज चैलेंजिंग फॉर टीचर। उससे ज्यादा चैलेंजिंग है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे को टीचर तो पढ़ा के, एक बार को पढ़ा के हाथ झाड़ लेगा, बट बच्चे को तो उसको रिटेन रखना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, उसको अप्लाई करना है। तो बच्चे के लिए कितना चैलेंजिंग है, और टीचर तो एक सब्जेक्ट हैंडल कर रहा है, बच्चा तो ऐसे 3-3 सब्जेक्ट हैंडल कर रहा है। तो इससे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो कि प्रेशर घटा रहे हो? 2 मौका देकर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो भाई, मेरा तो यही मानना है पर्सनल। 2 मौका देके आप प्रेशर इनहैंस कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर आपको एक्चुअली प्रेशर घटाना है तो इसको जो है फरवरी के बाद करना चाहिए, तो सभी के लिए एक स्पैन ऑफ टाइम मिल जाएगा। खैर ये हमारे आपके हाथ में तो है नहीं, ठीक है, हमारे आपके हाथ में ये नहीं है, हम आप तो बस मोहरे हैं, ठीक है। तो उस जो भी रूल्स गेम के बनाए गए, हमें उस रूल पे खेलना है, तो मतलब बस खेलना है। चलिए, तो आरएल हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 किलो ओम। द लोड रेजिस्टेंस आरएल जो है ये 1 किलो ओम
ये 1 किलो ओम दे रखा हुआ है, और यहां पे देखो आपको आरडी एक तरीके से डायोड का ड्रॉप दिया, रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, फॉरवर्ड बायस में ये दे रखे हैं 10 ओम, तो हम यहां लेके चलेंगे 10 ओम दे रखे हैं, तो वोल्टेज अक्रॉस हाफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज दिस वन। तो ये यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप है यही लेते हो ना, यहां प्लस माइनस, फिर यहां माइनस, यहां प्लस, फिर ये माइनस, ऐसा होता है। तो एक लूप में ये कंडक्ट करता है, दूसरे में ये कंडक्ट करता है कि नहीं? ठीक है, तो अब यहां से अपने पास प्लस माइनस, तो अब यहां से ध्यान से देखिए कि हाफ ऑफ के लिए, तो हाफ के लिए पीक वैल्यू पूछा है, तो पीक वैल्यू के लिए पीक ईएमएफ ले लो, कितना है 220, है ना, ये पीक दिया ही हुआ है। अपॉन में जो रेजिस्टेंस है हाफ के लिए वो आर क्या हो जाएगा, अपॉन में आर डी प्लस आर एल हो जाएगा, ये आई पीक हो जाएगा। तो ये 220 सॉल्व कर लीजिएगा, और ये 10 है, और ये किलो ओम है, मतलब 1000 हो जाएगा। तो ये आएगा, जो भी होगा ये आपका आंसर होगा। पीक वैल्यू ये होगा। डीसी वैल्यू ऑफ करंट, तो आई डीसी जो होगा वो हाफ, ये क्या हो जाएगा 2 आई नॉट अपॉन पाई। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ध्यान रखिएगा 2 आई नॉट अपॉन पाई होता है, ये 2 आई नॉट अपॉन पाई होता है। ठीक है, अब आई डीसी अपने पास आ गया। आरएमएस वैल्यू, तो आई आरएमएस बच्चों ये भी आप जानते हो क्या हो जाएगा, आई पीक अपॉन √2। तो यहां से आप ये निकाल लोगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस इस पे पाओगे। क्लियर है? हर कोचिंग का वही रोना है भाई, किस कोचिंग की बात करोगे, सभी कोचिंग वाले बस भर लेते हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट, फिर जब आप इतने लार्ज स्केल पे चीज़ों को भरोगे तो मैनेजमेंट कहाँ से होगा? फिर तो आप गांधी जी को देखोगे ना, तो जब पूरा मूल मंत्र जो है पैसा कमाने का होगा तो चीज़ें तो ऑल्टर, मतलब डाइल्यूट हो जाती हैं। इसीलिए जो लोग पैसे को अभी सेकेंडरी रखते हैं तब तक तो वो क्वालिटी दे पाते हैं, लेकिन जब वो, चाहे वो कोई कोचिंग संस्थान हो, चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई पर्सनल हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपका प्रियोरिटी सर्विस इंडस्ट्री में प्रियोरिटी जो है स्टूडेंट लोग बोलते हैं, बट उसको निभा पाना इज नॉट, मतलब बहुत चैलेंजिंग है। आप समझ रहे हैं, दोनों तरफ से निभा पाना बहुत चैलेंजिंग है। तो सभी जगह का वही हाल है, उसी में आपको पढ़ना है। उन सबको नजरअंदाज करते हुए आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है, और आपको इधर उधर की चीजों, नेगेटिविटी बहुत है और एक्सक्यूज बहुत है, मानते हो कि नहीं? लाइफ में अगर आप एक्सक्यूज ढूंढोगे तो हर जो है कदम पे आपको एक्सक्यूज मिल जाएगा अपने मन को सांत्वना देने के लिए। ठीक है, तो एक्सक्यूज मत ढूंढिए कि हमारे कोचिंग वाले ने पढ़ाया नहीं, हमारे उसने पढ़ाया नहीं। ठीक है, मानते हैं उससे आपको हर्डल्स ज्यादा फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप उन एक्सक्यूज को छोड़कर आपका एक सिंगल सूत्री कार्यक्रम हो कि भाई हमें तो सेलेक्ट होना है, कोई पढ़ाए चाहे मत पढ़ाए, नहीं जो पढ़ाएगा टॉपिक पढ़ के पढ़ेंगे। भाई इतना सभी के पास दिमाग है। मैं जेई मेंस की अगर बात करूं तो अगर कोई टॉपिक कोई टीचर छोड़ भी रहा है ना, तो आप अपनी बोर्ड की बुक उठा के, वही छोड़ेगा जो बोर्ड में कचड़े टॉपिक है, तो आप बोर्ड की बुक उठा के आप उसको रट डालिए, पढ़ डालिए। ठीक है, तो इसी, आप बोले सर आप मुझे ऐसे क्यों मोटिवेट कर रहे हो? क्योंकि मुझे आपको एक होमवर्क देना है, अब वो मैं नहीं करना चाहता हूं, वो मत कराओ। होमवर्क ये है कि आपको 3 वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स रटनी है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स 3 डायोड की पूछेगा जरूर। कौन कौन सा?
पहला अपने पास है फोटो डायोड। फोटो डायोड, ठीक है, ये आपके बुक में है। फोटो डायोड का आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा। तो फोटो डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया भी है। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। आप फंक्शन बहुत डिटेल में ना पढ़ें तो लेकिन आपको कम से कम उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना है, बस और कुछ नहीं देखना है। फोटो डायोड और ये सोलर डायोड, ठीक है। फोटो डायोड, अभी एक चीज बता दूं, रिवर्स बायसिंग में काम आता है, रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट होता है। वर्क 4 नंबर देख के टिक हो जाएगा, नहीं करके आओगे रोओगे फिर। वर्क ऑन रिवर्स बायसिंग, ये सब फोकट के नंबर हैं रिवर्स बायसिंग में। चलो मैं बना ही दे रहा हूं, कुछ ऐसा होता है देख लेना। वही रिवर्स बायसिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपना रिवर्स बायसिंग में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये आई है अपना, ये वी है। ठीक है, अब यहां से ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कर सकते हो रिवर्स बायसिंग में फोटो डायोड के लिए। इसी तरह सोलर डायोड है अपना, वो देख लेना, और एलईडी देख लेना। एलईडी का फॉरवर्ड बायसिंग वाला रहता है, ऐसा कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको मिलेंगे इसमें, है ना। ये फॉरवर्ड बायसिंग का रहेगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम आता है, मतलब वर्क करता है। और सोलर डायोड का ऐसा है कुछ, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ये पूछ सकता है। सोलर डायोड का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसा रहता है। तो ये एक बार पढ़ लेना भाई, ये होमवर्क है आपका, एक बार ये पढ़ लेना, ठीक है। तो कहानी खत्म हुई बच्चों, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर सब कुछ खत्म हो गया। 12th खत्म हुआ, इतिश्री हो गया आज, ठीक है। तो 12th वाले बच्चे जितने भी हैं उनका 12th का पूरा कंप्लीट है। जो ड्रॉपर हैं, ड्रॉपर में उनका एसी खत्म ही हो गया है। अब एक आपका वेव ऑप्टिक्स बचता है, यस, वेव ऑप्टिक्स और ईएम वेव, तो उनका भी 12th का पोर्शन पूरा ही खत्म हो जाएगा। समझ गए। तो आपके लिए अभी आपके पास देखिए कितने टाइम बचा है, अभी काफी टाइम बचा है, और लगभग आपने 60%, अगर मैं बोलूं 55 to 60% का वेटेज कंप्लीट कर लिया है। और जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उनका 75 to 80% कंप्लीटेशन जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरी मैकेनिक्स भी खत्म कर ली है। 12th वाले बच्चों को जो भी आपका मैकेनिक्स और बाकी चीजें हैं वो आपको पढ़ना है, मैं आपको बस रिवाइज करा पाऊंगा, ठीक है। अभी हम जो है, जो 11th पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपने पास है ग्रेविटेशन और थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको हम लोग साथ साथ में करेंगे। तो मैं कल से ग्रेविटेशन शुरू करूंगा। उसके लिए जो बहुत रिक्वेस्ट भाव से बोल रहा हूं वो ये है कि ग्रेविटेशन में सुन लीजिए, ठीक है, जो लोग क्लास करना चाह रहे हैं, क्योंकि 12th के बहुत बच्चे होंगे जो अब क्लास करना नहीं चाहेंगे, वो प्रेशराइज होंगे, गिव अप कर चुके होंगे, है ना, वो अपने स्कूल की चीजों में लग गए होंगे। 12th के साथ ऐसा होता है। तो मैं उनको बता दूं कि ग्रेविटेशन में मैं केवल और केवल प्लैनेटरी मोशन पढ़ाऊंगा भाई। सब कुछ इलेक्ट्रो में पढ़ाया जा चुका है, वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तो जो भी चीजें सारी है, फील्ड पोटेंशियल सब कुछ वही है, बस मैं फॉर्मूला रिकैप कर दूंगा एक बार सिमिलरिटी दिखाते हुए। फील्ड पोटेंशियल, तो एक बार फॉर्मूला देखकर आ जाइएगा। पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी, सब कुछ जो भी आपके पास है वो सब यही है ग्रेविटेशन में। तो एक बार आप उसको रिकैप करके आ जाइएगा। मैं ऐसा नहीं है, मैं आपको यहाँ पे सिमिलरिटी और फॉर्मूले पूरे लिख दूंगा, वो डेराइव नहीं करूंगा मैं फिर से, वो थ्योरी और वो सारी बातें जो इलेक्ट्रो में कराया है वो मैं डेराइव नहीं करूंगा। आपको मैं पढ़ाऊंगा जो भी इसमें वो अलग है, वो प्लैनेटरी मोशन है,
प्लैनेटरी मोशन आपका है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल अलग है, तो वो मैं पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आपको सिमिलरिटी बताते हुए आपको बता दूंगा कि कैसे फॉर्मूला इलेक्ट्रो का कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रो की सारी चीजें आपको याद है, तो आप ग्रेविटेशन के सारे क्वेश्चन, सारी चीजें एज इट इज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लैनेटरी मोशन आपका जो है वो पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद से आपका थर्मो, बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। जो इसमें हमें राहत की बात है वो ठीक ठीक हटाया है उन्होंने, उसमें ठीक हटाया है कि आपको हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, उसके बाद से कैरनॉट साइकिल, ये 3 चीज हट गई हैं, तो उन तीनों को हमें नहीं पढ़ना है, वो एडवांस में भी नहीं था। ठीक है, वो एडवांस में भी नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। क्लास जो है आज 15 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, क्योंकि अब नया टॉपिक जो है कल ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल आप लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रो रिवाइज करके आ जाइएगा। इलेक्ट्रो के बस फॉर्मूले और चीजें जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको रिवाइज होगा ही। ठीक है, तो 12th के बच्चे जो है अभी क्या कर रहे हैं? 12th के कितने बच्चे हैं जरा कमेंट करके बताइए। तो 12th के कितने बच्चे हैं जरा कमेंट करके बताइए। देखें कितने साहसी लोग हैं 12th के। 12th के कितने बच्चे हैं जरा कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि 12th वाले जो है अपनी बोर्ड फोबिया में लग गए होंगे, उनको फोबिया हो जाता है, बोर्ड का फोबिया। विनय हैं, कैलाश हैं, अभिनय, अरे हैं भाई, साहसी लोग हैं अभी। अरे 13 वालों को नहीं पूछ रहा हूं मैं, बस 12th वालों का देखना चाह रहा हूं कि 12th वाले चीते कितने लोग अभी मौजूद हैं। बाकी चीते जो है बिल में घुस गए होंगे। चलो ठीक है, तो 12th वाले बच्चों को मैं खासकर बोल रहा हूं कि उनको जो है 11th की चीजें, आपको कुछ चीजें तो अभी जब तक हम जहां तक चलेगा वहां तक करेंगे, और जो प्रियोरिटी बेसिस पे करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया, ग्रेविटेशन करेंगे, थर्मो करेंगे, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स करेंगे, फिर एसएचएम करेंगे, वेव करेंगे। और उस या एसएचएम वेव हो सकता है कि आप लोग को पहले मैं मैकेनिक्स करा दूं फिर एसएचएम वेव कराऊं, लेकिन ये चीजें जो है उस डिटेल में नहीं हो पाएंगी। आप भी समझते हो एक रिवीजन सीक्वेंस में होंगी, तो आप भी थोड़ा सा अपना इनपुट लेकर आएंगे तो चीजें होंगी। ये सब तो डिटेल में हम करेंगे, थर्मो और ग्रेविटेशन जो बहुत प्रियोरिटी वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, हो सकता है कि मैकेनिक्स को मैं आपको जेई मेंस लेवल तक ही करा पाऊं, तो वो मतलब रिवीजन सेशन होगा जेई मेंस का 12th वालों के लिए। अगर कोई बच्चा बहुत डिटेल में देखना चाहे तो मेरा लेक्चर मैकेनिक्स का देख सकता है ड्रॉपर बैच में, तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत लेवल की चीजें हुई हैं, तो वहां से वो देख सकता है। बट अभी मत देखिए सब, उस तरीके की चीजों को आप जब जेई एडवांस कर रहे होंगे तब देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल। ठीक है भाई, टेस्ट की इफिशियंसी जो आपने पूछी थी कि टेस्ट की इफिशियंसी क्या पूछा था आपने, टेस्ट का भी बताओ इफिशिएंटली कैसे रिवाइज करें टेस्ट में। हाँ, टेस्ट में मैंने तुम लोग को बता दिया कि जो 26 वाला टेस्ट है वो शायद एनएसईपी है तो कैंसिल हुआ है, लेकिन उसमें सिलेबस मैंने बता दिया है तुम लोगों की 12th और सफलता बैच का इस बार पेपर अलग है, क्योंकि वो मिसमैच हो रहा था सिलेबस। तो सफलता बैच में दोनों बैच के बच्चों का सिलेबस पेपर एक ही होगा, जिसमें वेव ऑप्टिक्स, एसी और ईएम वेव नहीं आएगा, बाकी इलेक्ट्रो से मॉडर्न फिजिक्स तक सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो आप पहले तो अपनी जो लेक्चर्स है उसको रिवाइज करिए, और डेली जो है 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करते जाइए। जिनका अगर पूरा का पूरा अभी रेडी है तो उनको मैं सलाह दूंगा कि वो मिसलिनियस प्रैक्टिस करें। 10 क्वेश्चन जैसे मैग्नेटिज्म का कर लिया, 5 क्वेश्चन जो है इंडक्शन का कर लिया, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रो का कर लिया, तो उस तरीके से आप मिसलिनियस प्रैक्टिस कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जिनका मतलब सब कुछ रिवाइज है, बेसिक कॉन्सेप्ट और सारी चीजें, फॉर्मूला, उनको सोचना नहीं पड़ रहा है कि फॉर्मूला क्या था। 26 वाले टेस्ट का शेड्यूल आ जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक हो, बता दिया जाएगा आपको।
ठीक है, तो सिलेबस तो हो रहा है और रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है। आपको ये सोचना चाहिए कि देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि रोना मत रोइए, ठीक है। आप ही के जैसे सभी लोग हैं, सभी लोग ऐसे ही करते हैं, और इतना प्रॉपर सिलेबस हुआ है, अब आपको क्या चाहिए भाई बताइए। 80% सिलेबस ड्रॉपर बैच में 1 महीना पहले हो चुका है। एक नहीं, अभी क्या है, 1 महीना क्यों, नवंबर है आज, दिसंबर जनवरी है ना, तो लगभग जो है 2 महीने की बात है, और 75-80% आपने कर लिया है। तो आप इसका अगर बेनिफिट नहीं उठा पाए तो फिर कभी नहीं उठा पाएंगे। आराम आराम से अपना करते जाइए। अभी मैं बोलूंगा कि जो करंट टॉपिक है उसको करते जाइए। करंट टॉपिक करने के बाद थोड़ा थोड़ा जो समय बचता है आपका, उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें करिए। एक साथ सब कुछ करना चाहेंगे तो परेशान होकर घूमेंगे। एक साथ सब कुछ मत करिए। जो टॉपिक रनिंग मोड में है उसको पहले अपने हाथ में करिए। जो टॉपिक आप कर चुके हैं उसको संडे संडे या जो भी सैटरडे संडे का टाइम मिलता है उसमें रिवाइज करते जाइए, ठीक है भाई। सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। आपको सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप ही को कंट्रोल करना होगा। उसके लिए आप एक ही चीज है, प्रैक्टिस। अगर आप उतने इफिशिएंट नहीं है, अपने आप को इफिशिएंट बनाना चाहते हैं, तो एक काम को कई बार करना पड़ेगा। कुछ लोग अगर बहुत इफिशिएंट होते हैं तो एक काम को एक बार में ही अच्छा कर देते हैं, वो रेयर है। तो आपको अगर अपने आप को परफेक्शन दिखाना है तो आपको बार बार जो है टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस में अब आना चाहिए। बहुत बच्चे होते हैं जिनको सब कुछ आता है बट एग्जाम टेम्परामेंट उनका बहुत घटिया होता है, उसके वजह से वो एग्जाम में फैल जाते हैं। ऐसे बच्चों को मैं ये सलाह दूंगा कि डेली 10 क्वेश्चन ही कर रहे हैं जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन टाइम बाउंडेड कर रहे हैं। देखिए अब धीरे धीरे कि टाइम आपका क्या लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब अपने आप को जोड़िए, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस में जोड़िए अपने। और मैं एक चीज बता दूं, सबका एक इलाज। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो उस फॉर्मूले में कि हाँ भाई यहां तो यही लगेगा, तो मैक्सिमम गलती होने के चांसेस कम होते हैं। बट प्रैक्टिस करके ये सिली मिस्टेक्स और ये +-2 मैं उसको डिनाई नहीं करता। मैं भी यहाँ पे बोर्ड पे कर रहा होता हूँ, तो आप लोग बताते हो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, अभी कई सारी चीजें हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मेरे साथ क्यों होता है, क्योंकि मेरे साथ ज्यादा होने के चांसेस है। मैं बोर्ड पे देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ, आपके कमेंट्स देखता हूँ, तो मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं। आपको जो है डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आप जो है कम से कम वहां पर प्रैक्टिस करिए। और डेली का डेली हफ्ते में 2 टेस्ट दीजिए, जिससे आप देखो, सेल्फ टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपको ये दिखे कि अच्छा मैच करिए कि अच्छा हमने क्या किया, क्या गलती किया। फिर आप जब अपने दिमाग में उसको ढालोगे कि हाँ ये गलती नहीं करूंगा, तो वो नहीं होगी धीरे धीरे। तो बस यही सब है भाई, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग इस पे ज्यादा परेशान मत होइए, बस आंख बंद करके पढ़ाई करिए, सब सही हो जाएगा। मेरा तो बहुत कम मैं इन चीज़ों पे दिमाग लगाता हूँ, चाहे मैं अपने प्रिपरेशन टाइम को लूँ, चाहे अभी एज ए टीचर लूँ। मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन चीज़ों को निरर्थक है इन सब पे बात करना। हमें बस बात करना चाहिए मूल चीज़ों पे। मूल चीज़ ये है कि हमें उस टॉपिक पे कमांड होना चाहिए। अगर आपको उस टॉपिक पे कमांड है बच्चों, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप देखेंगे दरकिनार होगी सारी। अब आप सोचो, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, अब आप कंफ्यूज हो कि ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं, वो वाला लगाएं कि ये वाला, बस हो गया। आपको पता है कि इसमें यही चीज होगी, तो वो आप करोगे, है ना, वो आप करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप वो करोगे तो अब बस प्लस माइनस और मैथ्स, वो तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी जो कंफ्यूजन होता है लोगों से, वो उनका कॉन्सेप्ट में पकड़ नहीं होता, इसलिए होता है सब, ठीक है। तो एटलीस्ट आप, मैं यही बोलूंगा फिर से। अच्छा एक चीज जरा बताइए, मैंने आपको दिवाली असाइनमेंट दिया था, किसी बच्चे ने जो है कमेंट करके नहीं बोला कि सर हमने दिवाली असाइनमेंट पूरा कर लिया। इन्हीं सबसे पता चलता है कि थोड़ी सीरियसनेस, मैंने बहुत उसमें मेहनत की थी। मैंने आपको दिवाली असाइनमेंट दिया है 105 क्वेश्चन का, 109 क्वेश्चन का। जरा कमेंट करके बताओ किसी ने उसको अभी देखा भी है? उसका सॉल्यूशन शायद नहीं भेज पाया हूं, सॉल्यूशन भी मैं प्रिंट करा के भेज दूंगा। शुरू किए हो कि नहीं? शुरू किए हो, चलो अच्छी बात है भाई, उसको कर लो। 105 क्वेश्चन, 109 क्वेश्चन जो भी है उसको कर लो। आपको मैं उसका प्रिंटेड सॉल्यूशन भी जल्दी पोस्ट कर दूंगा।
उसमें थोड़ा सा एक चीज मैं बता दूं आपको, उसमें थोड़ा सा आपको दुविधा हो सकती है, थोड़ी सी दुविधा ये हो सकती है कि पुराने सिलेबस के कुछ क्वेश्चंस आपको नजर आ सकते हैं, वो भी मैंने हटाने की कोशिश की है। पुराने को शायद इक्के दुक्के चले गए हों तो मुझे नहीं पता, नहीं तो मैंने उसको कट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप उसको जरूर कर लीजिए जो आपको मैंने भेजा हुआ है। ठीक है, और एक और असाइनमेंट बड़ा वाला था जब मैंने सेशन लिया था, उसमें भी 100 क्वेश्चन का एक आपको अटैच प्रियोरिटी ऑर्डर में 100 क्वेश्चन का मैंने भेजा था। तो वो 100 क्वेश्चन वाला और 109 क्वेश्चन वाला भाई बहुत होते हैं, इसको कर लो, ये सब जेई मेंस लेवल ही है, ये सब जेई मेंस लेवल ही है। ठीक है, तो इसको मत छोड़िएगा, और मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी ही। ठीक है, जो 109 क्वेश्चन वाला है। चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।